नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सुशांत राजेश और आज मैं आपके लिए लाया हूं मुंशी प्रेमचंद जी की ऐसी अमर कहानी जो दोस्ती, धर्म और न्याय के त्रिकोण को हमेशा के लिए परिभाषित कर गई। कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। एक गांव था, गांव का नाम था आलमगंज और इस गांव में दो ऐसे दोस्त थे जिनकी दोस्ती की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थी। नाम था जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। धर्म अलग, रीति रिवाज अलग, लेकिन प्राण एक। जुम्मन के पिता जब तक जीवित थे, अलगू की सेवा करना उनका पहला धर्म था और जुम्मन ने खुद अलग से ही पुरोहितों की शिक्षा ली थी। दोनों ने साथ साथ जीवन के शुरुआती पल बिताए थे। दोस्ती इतनी गहरी, जब भी कोई एक हज या किसी और यात्रा पर जाता, दूसरा उसके घर की जिम्मेदारी बिना किसी संकोच के संभाल लेता था। उनकी मित्रता गांव में एक पवित्र बंधन थी। उनका साथ साथ बैठना, उठना, हंसना सारे गांव को एक सुखद संदेश देता था। दोनों के बीच न कोई लेन देन था, न कोई शर्त, बस था तो केवल एक अटूट विश्वास, एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ प्रेम। जुम्मन शेख के घर में एक बूढ़ी खाला, जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी। खाला जान का इस दुनिया में कोई और करीबी वारिस न था सिवाय जुम्मन के। जुम्मन ने उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए, खूब सेवा का भरोसा दिया और अंततः खाला ने अपनी सारी जमीन जुम्मन के नाम कर दी। जब तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई थी, तब तक खाला जान की खूब आवभगत हुई थी। जुम्मन की पत्नी करीमन उन्हें तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती थी। ऐसा लगता था जैसे खाला जान ने जमीन देकर नहीं बल्कि घर में स्वर्ग की सीढ़ी लगा दी है। लेकिन दोस्तों, यह संसार केवल शब्दों का नहीं, जमीन की रजिस्ट्री होते ही हवा बदल गई। जुम्मन और करीमन के व्यवहार अचानक कठोर हो। ये बूढ़ी कब तक सिर पर सवार रहेगी? सुबह शाम काम धंधा छूटे और इन्हें एक नई बीमारी। रोज रोज कौन रोटी सेके इनके लिए? खाला, बहू आज दाल में नमक कुछ कम था और रोटी भी थोड़ी कड़क है, क्या मैं थोड़ी देर बैठकर अपनी रोटी खुद सेक लूं? करीमन झुंझला के बोलती है, नमक कम था तो डाल लेती, क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूं? एक तो तुम्हारे नाम की जमीन जायदाद से हमें कौन सा राजमहल मिल गया, ऊपर से तुम्हारा यह रोज का टोका टोक। बेचारी खाला जान यह सब सुनती रही। कई दिनों तक उन्होंने इस अपमान को सहा, लेकिन एक दिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया, खाला बोलती है अपने बेटे जुम्मन से, बेटा जुम्मन, अब मैं इस तरह और नहीं रह सकती। मुझे रोज रोज यह कटु वचन नहीं सुननी। तू मेरी जमीन का इंतजाम कर चुका है, तो अब तू मुझे हर महीने कुछ पैसे दे दिया कर, मैं अपना खाना खुद बना लूंगा। जुम्मन, पैसा? खाला, यह तेरी कौन सी नई रट है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस बंजर जमीन से कितनी आमदनी होती है? उसमें तो घर का खर्चा भी ठीक से नहीं निकलता। अगर तू अलग चूल्हा जलाना चाहती है तो खुशी से जला ले, लेकिन पैसा एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। खाला, क्या तुमने इसलिए मेरी सारी जमीन लिखवा ली थी? मुझे धोखा दिया? यह अन्याय है जुम्मन। मैं पंचायत बुलाऊंगी, गांव के पंचों से फरियाद करूंगी। जुम्मन अहंकार से बोलता हुआ, हाँ हाँ, पंचायत बुलाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। पंचायत में जिसे मन हो उसे पंच चुनो। क्या समझते हो तुम? गांव में कौन है जो मेरे खिलाफ एक शब्द भी कहेगा? यह रही मेरी जमीन और यह रहा मेरा घर, तुम जहां जाना चाहो जाओ। जुम्मन के इस घमंड ने खाला जान को बहुत चोट पहुंचाई। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और गांव में घूमने लगी। हर चौखट पर जाकर अपनी दुख भरी कहानी सुनाती। कोई उन्हें जुम्मन से झगड़ा न करने की सलाह देता तो कोई उन्हें दिलासा देता। अंततः पंचायत बुलाई गई। बरगद के पेड़ के नीचे दोपहर में पंचायत जुटी। खाला जान ने अपनी कहानी सबको सुनाई और फिर बारी आई पंच चुनने की। खाला सबकी तरफ देखकर बोलती हैं, मुझे किसी पर विश्वास नहीं सिवाय अलगू चौधरी के। मैं उन्हें पंच मानती। जुम्मन खुशी से झूम उठा। अलगू तो उसका दोस्त है, जिगरी दोस्त। यह फैसला तो उसके हक में ही होगा। यह सोचकर वह आत्मविश्वास से मुस्कुराया। जुम्मन, खाला जान, यह बहुत अच्छी बात है। अलगू मेरा दोस्त है, मुझे इसकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। मैं इस फैसले को मानता हूं।
अलगू चौधरी, जो उस समय एक साधारण किसान था, इस जिम्मेदारी से डर गया। अलगू गंभीरता से बोला, खाला, तुम जानती हो कि जुम्मन मेरा पुराना दोस्त है। मैं उसके खिलाफ कैसे फैसला दे सकता हूं? खाला, हाँ जरूर बेटा, पंच के आसन पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है और न कोई दुश्मन। पंच के मुंह से ईश्वर बोलता है और ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। तुम डरो मत, तुम वही कहोगे जो सत्य होगा, जो धर्म होगा। खाला के इन शब्दों ने अलगू को झकझोर दी। वह उठकर पंच की कुर्सी पर बैठा। माथे पर एक अजीब सा तेज, एक नई सी गंभीरता थी। अलगू गंभीर स्वर में बोला, जुम्मन, तुम्हें अपनी सफाई पेश करनी है। जुम्मन घबराते हुए जल्दबाजी में, पंचो, मैंने खालाजान की जमीन जायदाद अपने नाम करवाई है और मैं उनकी पूरी सेवा कर रहा हूं। उन्हें जो चाहिए वो मिलता है, लेकिन मेरी पत्नी करीमन के साथ उनकी रोज की अनबन से मैं थक गया हूं। उनका अलग रहने का हट अनुचित है। अलगू ने ध्यान से दोनों पक्षों की बातें सुनी। एक पल के लिए उसने जुम्मन की ओर देखा, फिर आंखों को बंद करके जैसे किसी अदृश्य शक्ति से शक्ति मांग रहा हो, फिर उसने अपनी आंखें खोली और फैसला सुनाया। पंचों, जुम्मन शेख ने खालाजान को सारी जायदाद अपनी सेवा के बदले में ली है। जब तक खालाजान की सेवा हो तब तक जमीन जुम्मन की है, लेकिन जुम्मन शेख और उसकी पत्नी करीमन खालाजान को सुखपूर्वक रोटी कपड़ा नहीं दे पा रहे। इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जुम्मन को खालाजान को हर महीने गुजारे के लिए एक निश्चित रकम देनी हो। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उस जमीन का इंतजाम वापस खालाजान को कर दिया जाएगा। यही पंच का फैसला है। यह फैसला सुनकर जुम्मन शेख का चेहरा उतर गया। वह गुस्से से कांप रहा था। उसके लिए यह केवल हार नहीं थी, यह उसके जिगरी दोस्त द्वारा दिया गया धोखा था। जुम्मन गुस्से में सुसाते हुए, यह दोस्ती नहीं, दुश्मनी है। तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है अलगू। मैं यह एहसान नहीं भूलूंगा, इसका बदला जरूर लूंगा। पंचायत खत्म हुई। खालाजान ने अलगू को मन से आशीर्वाद दिया, लेकिन जुम्मन और अलगू की दोस्ती की डोर हमेशा के लिए टूट गई। वे अब एक दूसरे से आंख नहीं मिलाते थे। जब वे मिलते तो जुम्मन का व्यवहार ऐसा होता जैसे अलगू से बात करना उसके लिए एक अपमान हो। अलगू भी इस बात से दुखी था, लेकिन उसे अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं था। अलगू मन में, हाँ, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन धर्म और सत्य का पालन करना मेरा पहला धर्म था। पंच के पद पर बैठकर मैं दोस्ती नहीं निभा सकता था। दिन बीतते गए। दोस्ती की आग अब बदले की भावना में बदल चुकी थी। जुम्मन अब सिर्फ उस मौके की तलाश में था जब वह अलगू से अपने अपमान का बदला ले सके। और दोस्तों, कहते हैं ना, समय चक्र घूमता है। जल्दी अलगू चौधरी पर भी संकट आ पड़ा। अलगू चौधरी के पास बैलों की एक शानदार जोड़ी थी। बैलों की ऐसी जोड़ी पूरे गांव में नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद एक बैल मर गया। अब अलगू के पास केवल एक ही बैल बचा था। उसके लिए अकेला बैल कोई काम का नहीं था। गांव में एक गाड़ीवान था जिसका नाम था समझू साहू। वह गांव से गुड़, घी, तेल, नमक शहर ले जाता था और गांव से वापस सामान लाकर गांव में बेचता था और वहां से वापस सामान लाकर गांव में बेचता था। समझू साहू की नजर अलगू के बचे हुए बैल पर पड़ी। समझू साहू अलगू से, चौधरी, तुम्हारी एक बैल मर गया है, यह बचा हुआ बैल मुझे दे दो, मैं इसका अच्छा दाम दे दूंगा। अलगू उदासी से, साहू, बैल तो बहुत अच्छा है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता, पर अकेले का क्या करूं? ठीक है, तुम इसका 5 रुपए ज्यादा दाम दे दो और इसे ले जाओ। समझू साहब खुश हो, सौदा पक्का, मैं तुम्हें बैल का पूरा दाम 1 महीने के अंदर दूंगा, अभी मेरी जेब खाली है। अलगू भरोसा करते हुए, ठीक है साहू, तुम मुझे पहले भी धोखा नहीं दिए हो, ले जाओ। समझू साहू ने बैल ले लिया। अब वह दिन में 3-3, 4-4 चक्कर शहर के लगाने लगा और बैल को बुरी तरह से हाँकता, उसे न ठीक से चारा देता, न उसे आराम करने देता। उसकी लालच की आग में बेचारा बैल जल रहा था। समझू साहू बैल को मारते हुए, चल चल रे बेईमान, अभी एक चक्कर और लगाना है, जल्दी चल। एक दिन
जब समझू साहू बैल पर दोगुना भार लादकर शहर से लौट रहा था, रात हो गई थी। बैल बुरी तरह थक चुका था और सड़क पर ही गिर गया और वहीं दम तोड़ दिया। समझू साहू ने बहुत कोशिश की, लेकिन बैल नहीं था। समझू साहू ने वहीं रात बिताई। अगली सुबह उसने बैल को वहीं छोड़ दिया और अपनी गाड़ी लेकर घर लौट आया। कुछ दिनों बाद अलगू चौधरी अपने बैल के पैसे लेने समझू के पास गया। साहू, 1 महीना हो गया, मेरे बैल के दाम दे दो। समझू साहू गुस्से से, कैसा दाम? किस बात का दाम? मैंने तुम्हारा बैल नहीं खरीदा था, मैंने तो तुम्हारी मौत खरीदी थी। तुम्हारी बदकिस्मती मेरे घर आई, एक मरी हुई चीज के लिए मैं पैसे क्यों दूं? अलगू, अरे साहू, बैल तो एकदम भला चंगा था, तुम उसे दिन रात ठाकते रहे, खाना नहीं दिया और मुझे ही दोषी ठहरा रहे हो। मैं यह अन्याय नहीं सहूंगा, मैं पंचायत बुलाऊंगा। समझू साहब अहंकार से, हाँ जरूर बुलाओ, पंचायत जाओ, मुझे भी पंचायत मंजूर है, पंचों का फैसला ही होगा हमारा फैसला। गांव में फिर पंचायत बैठी। वही बरगद का पेड़, वही गांव के लोग। अब की बार अलगू चौधरी वादी था और समझू साहू प्रतिवादी। समझू साहू ने पंच चुनने को कहा और उस दिन जुम्मन शेख का दिल खुशी से नाच उठा। आज उसकी बारी थी, आज वह अलगू से अपने अपमान का बदला लेगा। समझू साहब, मैं जुम्मन शेख को सरपंच मानता हूं। अलगू चौधरी का दिल धक से रह गया। जुम्मन तो उससे बदला लेने के लिए बेताब था, उसकी तो हार निश्चित थी। अलगू दुखी मन से बोलता, हे ईश्वर, मेरे दोस्त ने मेरी दोस्ती की कदर नहीं की, अब यह दुश्मन मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन अलगू क्या कर सकता था, उसने भी जुम्मन को पंच मान लिया। जुम्मन शेख सरपंच की कुर्सी पर बैठते ही उसके दिल में एक अजीब सा परिवर्तन आया। उसे लगा जैसे वह किसी बहुत ऊंचे आसन पर आ बैठा है। उसके अंदर से जुम्मन शेख कहाँ गायब हो गया और उसके बदले में पंच परमेश्वर की आत्मा ने आसन ग्रहण कर लिया। जुम्मन गंभीर और भारी आवाज, पंचो, हमने सब गवाहियां सुनी। समझू साहू, तुम्हें अपनी सफाई देनी है। समझू साहू आत्मविश्वास से, हुजूर, मैंने बैल खरीदा था, वह पहले ही बीमार था, मैंने उसे खाने पीने में कोई कमी नहीं की, लेकिन वह रास्ते में अचानक मर गया। मरे हुए बैल का दाम मैं क्यों दूं? मैं तो खुद नुकसान में हूं। अलगू गंभीरता से, साहू ने बैल को इतना हाँका कि वह थक कर मर गया। साहू ने बैल को ठीक से चारा नहीं दिया, उसे भूखा रखा। जुम्मन ने अपनी आंखें बंद की और गहराई से सोचा। उसने अलगू की तरफ नहीं देखा, उसने सिर्फ न्याय को देखा, सत्य को देखा। उसे महसूस हुआ कि पंच की कुर्सी पर बैठ कर वो किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं हो सकता। यहाँ जुम्मन का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, यहाँ सिर्फ सत्य का बोलबाला है। जुम्मन फैसलों के स्वर में दृढ़ता से बोलता है, पंचो, हमने इस फैसले पर गौर किया। यह स्पष्ट है कि जब समझू साहू ने बैल खरीदा तब वह पूरी तरह स्वस्थ था। साहू ने बैल की देखभाल ठीक से नहीं की, उन्होंने उसे अधिक काम कराया और भोजन नहीं दिया, जिसके कारण बैल की मृत्यु। मरे हुए बैल का दाम न देना सरासर अन्याय है। इसलिए पंचो, यह फैसला है कि समझू साहू को बैल का पूरा दाम यानी 500 रुपए अलगू चौधरी को देना होगा। फैसला सुनकर अलगू चौधरी खुशी से झूम उठा। वह दौड़ कर गया और जुम्मन के गले लग गया। जुम्मन भी अपनी कुर्सी से उठ गया। अलगू भावुक होकर आंसू से, जुम्मन, आज मुझे पता चला कि पंच के आसन पर बैठकर इंसान कैसा हो जाता है। मुझे माफ कर दे, तूने मेरे लिए न्याय किया और मैंने तुझसे बदला लेने की बात सोची थी। जुम्मन गले लगाते हुए पश्चाताप के स्वर में, नहीं अलगू, मुझे माफ कर दे। जब मैं पंच बना तो मुझे एहसास हुआ कि पंच के आसन पर बैठकर कोई भी आदमी बेईमानी नहीं कर सकता। पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है, और जब तुमने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया था तो मुझे लगा था कि तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन आज जब मैंने खुद तुम्हारे खिलाफ फैसला देने की कोशिश की तो मेरे अंदर की आवाज ने मुझे रोक दिया। आज मुझे पता चला कि तुम सही थे और मैं गलत। दोनों दोस्त गले मिले और फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखें आंसू से भर गई और उन आंसुओं ने उनके दिल की सारी मैल, सारी करवाहट धो डाली। गांव वालों ने यह दृश्य देखा और उनके मुंह से अनायास निकल पड़ा, जय हो पंच परमेश्वर की।
तो दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कहानी पंच परमेश्वर। इस कहानी का सार यही है कि जब कोई व्यक्ति न्याय के आसन पर बैठता है तो वह अपने व्यक्तिगत रिश्ते, दोस्ती या दुश्मनी को भूल जाता है। उसकी आत्मा में सत्य और न्याय का वास हो जाता है। पंच का पद साक्षात परमेश्वर का आसन है और इसलिए हमें न्याय और सत्य की राह पर हमेशा अडिग रहना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें अपने सबसे प्यारे रिश्ते को ही दांव पर क्यों न लगाना पड़े। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इसने आपके दिल को छू लिया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और सत्यमेव जयते के इस संदेश को हर घर तक पहुंचाएं। और हाँ, हमारे चैनल सुशांत राजेश को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और न्याय की मशाल जलाए रखें। धन्यवाद। राधे राधे।